लोगों की कमीज़ें उठा के हम लोग देखते हैं कि हाँ जी किस किस को मार पड़ी है। चेकिंग करते हैं घंटा लगा के, आपके बाल देखते हैं कि कान के अंदर देखते हैं, आपकी नाक के अंदर देखते हैं, आपके मुंह के अंदर ऐसे आपके लिप्स ऊपर करके ज़ुबान निकाल के ज़ुबान ऊपर नीचे करके इवन आपकी के अंदर देखते हैं। हाथ फील करके ना पैंट के अंदर अंदर बार बार से ही जहां जहां आपकी बॉडी में सुराख है ना वो देखते हैं। एक इंचार्ज गुजरा 15-20 मिनट के बाद गुजरा, मैंने उसको बात दी, मैंने कहा सर बात सुनना। तो कहता हाँ जी। मैंने कहा यार वो सामने बॉटल पड़ी है खाली, वो मुझे पकड़ा दें। उसने पकड़ा दी, कैप ही लगा हुआ था उस पर। बॉटल मैंने पकड़ी, वॉशरूम की टूटी से पानी भरा, कैप बंद किया। शदीद गर्मी थी। अब ये वक्त आ गया, बारिशें भी ख़त्म हो गई हैं, कूलर के बगैर आप नहीं रह सकते। शुक्र है मान टाइम बारिशें थी तो थोड़ा बंदे का गुजारा हो जाता था। ये बारिशें ख़त्म हो गई हैं, शदीद पसीना, मतलब दिल ही नहीं करता। पंखा तो था लेकिन उसकी हाइट बहुत ऊंची थी, वो उन्होंने इसलिए की हुई थी ताकि कोई सुसाइड ना कर ले। मैंने अपनी कमीज़ उतारी, कमीज़ उतार के ना मैंने अंदर बॉटल डाली, उसको लपेटा, सर के नीचे रख के सो गया। मैं 2 दिन ऐसे ही सोया। रिश्वत कितनी ली गई और डिमांड कैसे करते थे और किस तरीके से इनको पेश की गई? सबसे पहले जब ये चुपेरे गालियाँ वालियाँ ये देते इसलिए थे ताकि जो है हम लोग इनके पैर पढ़ लें और इनको कहें कि जी हमें बताएं अब क्या करना है, आप जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। ये लोग ना एजेंसियों के नाम लेते हैं, कहते हैं कि ISI वाला मैटर है आपका MI का मैटर है। आपने मेरे USDT ले लिए सारे, आपने मेरी फैमिली में से एक बंदे का बैंक अकाउंट नहीं छोड़ा। मैं आपको 7-8 करोड़ रुपया कैसे दे दूं? और डिमांड 7-8 करोड़ ही है। शुरू यहाँ से हुआ था। अच्छा ये स्टार्ट है? ये स्टार्ट हुआ 7-8 करोड़ से शुरू हुआ था। देखिए इस दौरान मेरी आपकी वालदा से और आपकी अहलिया से बात हुई फ़ोन पे, तो मुझे उन्होंने ये बात बताई कि वो हमसे पैसों की डिमांड तो करते हैं लेकिन ना वो बड़े दबे लफ्ज़ों में करते हैं और हमें कहते हैं मोबाइल अपना छोड़ के आओ, मोबाइल बाहर रख कर आओ। ये मेरी आपकी वालदा से भी बात हुई और आपकी अहलिया से भी बात हुई। तो फिर ये किस तरीके से डील डन हुई, कितने पैसे दिए गए, कितने मंगवाए गए? अब जब इनको ये पता लग गया है ना कि मैं बड़ा ढीठू, मैं तो 1 टका नहीं निकाल रहा, इन्होंने ना क्या किया, इन्होंने ना मेरी फैमिली को बुला के ना उनको थ्रेट्स देना शुरू कर दिए। अम्मा आती ही, अरूब आती ही, ज़िया आता, उनके सामने ना इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर देनी कि जी हम जज भी हम हैं, वकील भी हम हैं, ठीक है। फिर वो व्हाट्सएप पे जज की लिस्ट दिखाते हैं कि ये देखें हमारी इस जज से ताल्लुकात है, इस जज से ताल्लुकात है। फिर वो कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोक देनी है। मेरे घर वालों के सामने कहते हैं कि तेरी हाई कोर्ट तक बेल मैंने रोकनी है। ये सरफराज चौधरी साहब दिखा रहे थे जजेस की लिस्ट, ठीक है। अब वो जजेस की लिस्ट जब दिखा रहे हैं ना, उस दौरान जो है ना मेरी वाइफ प्री अरेस्ट बेल करवा चुकी थी, क्योंकि 1 दिन पहले उनकी तफ्तीश हुई थी सारी, तो उन्होंने लॉयर से डिस्कस किया होगा, उन्होंने कहा था प्री अरेस्ट बेल करवा लें। वो जजेस की लिस्ट दिखा रहा है तो कहता कि जितोई साहब आपने प्री अरेस्ट बेल करवा ली है? तो कहती जी। तो कहता आप करवाएं, जितनी मर्जी बेलें करवाएं, 5 रुपये का एक नया सफ़ा आता है, उस पर एक नई FIR दर्ज होगी और हमने आपको उस पर पकड़ लेना है। 1-2 दिन के बाद जो मेरी फैमिली मेरे से मिलने आती है, जो सरफराज चौधरी साहब है, उनका रवैया आप ऐसा समझें कि काश कोई रिकॉर्डिंग इस तरह की होती कि पहले उनका क्या रवैया था और अब उनका क्या रवैया है। बिल्कुल एक अलग ही शक्ल, कोई ब्लैकमेलिंग, अच्छा कोई ब्लैकमेलिंग कोई चुपेड़े नहीं, कोई थ्रेटनिंग नहीं, कोई इस तरह की धमकियां नहीं। जी अरूब जितोई साहिबा आपकी क्लीन चिट है, आप मेरी बहन है, मेरी बेटी है, आपको मैं क्लीन चिट देता हूँ, ठीक है। वहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि इसको पैसे पहुँच गए। 60 लाख रुपए में सिर्फ अब आपकी अहलिया भाई? हाँ जी, राइट, ठीक है। अब आपका मुद्दा 23 दिन का रिमांड हुआ है ना। 23 दिन के रिमांड के बाद ये कहते कि हम इसको जुडिशल करने का 50 लाख मांगा, 30 लाख पे आ गए थे। जेल भिजवाने का भी 30 लाख? जेल भिजवाने के भी मेरे से 30 लाख रुपए वो डिमांड कर रहे हैं। मैंने एज इट इज अपने दोस्त को मना कर दिया, बिल्कुल बुलशिट बातें कर रही है, ठीक है, कि जुडिशल होने का। फिर तो ये कहेंगे कि जी हम आपको फायर ना मारने के इतने पैसे लेंगे, तो इस तरह की बातों पे आ जाएंगे। मेरे घर वालों ने कि और कोई काम खराब ना हो, उन्होंने वो 30 लाख उनको दे दिए, उनको पहुंचा दिया ऑफिसर्स को, ठीक है। ये टोटल 90 लाख हो गए। टोटल 90 लाख रुपया ये एज इट इज जो है ये NCCI के ऑफिसर्स को गई है। वो शख्स जो बार बार इनके पास आ रहा था वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का एहलकार था। इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बैठा हुआ था, तो वो सरफराज चौधरी साहब अचानक आए रूम में, तो उन्होंने देखा सिगरेट थी उनके हाथ में, कहते है मुंडाई। तो बाकी लोग कहते कि हाँ जी, कहता है इसको ले आओ मेरे ऑफिस ना। हद करी उन्होंने मुझे बना दी। मैं खड़ा हुआ था, बाकी वहाँ पे और भी ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम कौन से जुए की एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो? मैंने कहा सर मैं किसी जुए की एप्लीकेशन का कंट्री हेड नहीं हूँ। कोई मैं बात कर ही रहा होता हूँ तो वो गालियाँ देना शुरू कर देते, माँ बहन की गंदी गालियाँ देते। हाँ जी।
तो वो तो इंटरव्यूज में बैठ के मेरे वतन अजीज के साहिबान, ऐसा लगता था कि मार्शल लगा देंगे वो। डकी भाई जेल से बहुत जल्दी रिहा होने वाले हैं। मेरी इस खबर को तमाम लोग नोट कर रहे हैं। डकी भाई की जुए की एप्लीकेशंस की प्रमोशन के मुकदमे में जमानत मंजूर। डकी भाई की जमानत मंजूर। डकी भाई की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। 6 दिन पहले मैंने खबर दी थी कि वो NCCIA के करप्शन में मुलविस हैं। डकी भाई से जिन लोगों ने पैसे लिए हैं गैंग की सूरत में, इन तमाम लोगों के इस्तीफे आने वाले हैं। सरफराज चौधरी, मुश्तबा जफर, उस्मान, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद अयाज साहब, इन्होंने अपने इस्तीफे डायरेक्टर लाहौर हशमत कमाल साहब को जाकर सबमिट करवा दिए हैं। डकी भाई और मुबैना रिश्वत लेने के केस में गिरफ्तार NCCI के 7 एहलकारों ने अब अपने सरकारी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। NCCIA के अफसरान पर करप्शन के इल्जामात। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी दूसरी विंडो में ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं डकी भाई, इनके साथ जेल में क्या हुआ, ये किस तरीके से पकड़े गए, जो अफसरान थे उन्होंने इनको कितना मारा, इनके वालिदैन से कितने पैसे लिए, वो रिश्वत की रकम कितनी बड़ी थी। और बहुत से लोग डकी से जब ये कोर्ट में जाते हैं सवालात करते हैं तो डकी बिल्कुल खामोश रहता है और शायद लोग समझते हैं कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है या ये बिल्कुल गुमसुम हो गया हुआ है। डकी भाई, ये किस तरीके से ये सारा मामला हुआ और आपको गिरफ्तार एयरपोर्ट से किया गया था? आप कहीं जा रहे थे या पाकिस्तान लैंड किया था? हम लोगों को मलेशिया से आया हुआ था इनविटेशन एक इवेंट का। मेरे पास रिटर्न टिकट भी है, कंफर्म रिटर्न टिकट, क्योंकि आपको तो पता है मेरे पे तो इल्जाम ही लगा था ना कि मैं मुल्क छोड़ के भाग रहा हूँ। किस स्टेट को जाना था आपने? ये मैंने जाना है 16 अगस्त, जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ उसी टाइम की हमारी फ्लाइट थी ना। और वापसी कब की थी? वापसी थी हमारी 21 या 22 की अगस्त। मतलब आपने 7 दिन बाद वापस आ? मैंने 5-6 दिन बाद वापसी थी हमारी। इस दौरान कोई आपको नोटिस आए? क्योंकि FIA में अगर किसी पर भी FIR होनी है तो पहले 3 नोटिस जाते हैं। तो कोई नोटिस नहीं, नोटिस नहीं आया ना। व्हाट्सएप एक नोटिस भी नहीं आया? एक भी नहीं आया। पता है क्या है, मेरी हिस्ट्री है, मुझे कोई नोटिस आया मैं हमेशा पेश हुआ। मैंने कभी किसी इदारे को इग्नोर नहीं किया अगर वो बुलाता है। तो इसका मतलब है कि कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की गई, तो फिर तो आपकी गिरफ्तारी भी गैर कानूनी थी। FIA तो इस तरीके से गिरफ्तार ही नहीं कर सकता या NCCI गिरफ्तार ही नहीं कर सकता। क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकलिटी समझता नहीं हूँ। ऑल आई नो इज़ कि मुझे नोटिस कोई नहीं मिला। जो इमिग्रेशन पे ऑफिसर था उसने मुझे पूछा कि यार आप पे कोई FIR है। अब जब उसने मेरे से ये पूछा ना, मेरे माइंड में ना एक FIR आना शुरू हो गई जो मेरे पे मोटरवे पे हुई थी। वो जो आप ड्राइव कर रहे थे, ड्राइव वाली, वो केयरलेस ड्राइविंग की एक FIR थी। मेरे माइंड में वो आना शुरू हो गई। मैंने कहा यार एक मोटरवे की FIR है। कहते नहीं कुछ साइबर क्राइम का आपका इशू है। मैंने कहा नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप आ जाइए हमारे साथ। इवन उन्होंने मेरी वाइफ को इशारा करके कहा था कि अगर आप जाना चाह रही हैं तो आप जा सकती हैं। वो स्टॉप लिस्ट में नहीं थी। अब क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि यार कोई मोटरवे की FIR हुई, ठीक है, तो शायद हो सकता है उसी की कोई इंक्वायरी हो। मैंने वही जो मोटरवे के FIR में जिन लोगों से कंसल्ट किया है, एक आधा मैसेज मैंने उनको कर दिया। साथ मैंने उनसे पूछ लिया कि यार हम लोग फ्लाई कर सकेंगे, अभी हमें किस लिए बैठाया गया है? तो कहती कि नहीं, मेरे ख्याल से आप फ्लाई नहीं कर सकेंगे। फिर मैंने ज़िया को मैसेज कर दिया कि यार वो एक इशू हो गया। हाँ, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि यार हम लोग ना एयरपोर्ट पे ही हैं, हमें फ्लाई नहीं करने दे रहे, तो आप ना आ जाओ वापस। हमें ड्रॉप करके आया था एयरपोर्ट। मैंने कहा यार आप वापस आ जाओ, हमें पिक कर लेना। हमें लगा हम शायद 5-10 मिनट शायद हमें बस फ्लाई नहीं करने देंगे और हम घर जा सकेंगे, हमें ये लगा। इमिग्रेशन ऑफिसर से मैंने पूछा कि मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा इशू बता सकते हो आपके पास अगर कोई डिटेल है? तो कहता है कि यार आपकी कोई इंक्वायरी है, FIR भी नहीं, ठीक है। कहता है आपकी कोई इंक्वायरी है साइबर क्राइम में लगी हुई, किस बारे में ये हमें नहीं पता। हमसे फ़ोन वगैरह ले लिया, मेरे से और मेरी वाइफ से फ़ोन ले लिया। तो कहते हैं कि इसको एयरप्लेन मोड पे लगा के हमें मोबाइल फ़ोन देते हैं। अब हमारा कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो गया। शुक्र है मैं लोकेशन इसको ज़िया को भेज चुका था। एक मोबाइल जब्त हो गए दोनों के। खैर वो ले गए, मुझे हथकड़ी बनाई और उन्होंने कहा कि यार मैं आ जाती हूँ साथ तुम्हारे। मैंने कहा नहीं तुम ना घर जाओ। आप पर FIR नहीं हुई थी और आप अभी FIR नहीं हुई थी, कर लिया गया, हथकड़ी अभी मेरे पे FIR नहीं थी, ठीक है, और हथकड़ी लगा दी गई। हाँ जी, मैंने रूप को कहा तुम जाओ घर, ठीक है, और इन्फॉर्म कर दो लोगों को कि इस तरह से हुआ है। लेकिन इधर तो खबरें ये चलवा दी गई कि डकी जो है हाँ जी मुल्क से बैरून मुल्क फरार हो रहा था। हाँ जी, और उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया भागते वक्त। और आप बता रहे हैं कि रिटर्न टिकट्स भी हैं और ये स्क्रीन पर भी लोग देख सकते हैं। अब कि 16 को जाना था और ये 22 या 3 की रिटर्न टिकट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
जब मैं वहाँ पहुंचा NCCI ऑफिस, वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स थे, एक उनके पास ब्लैंक पेपर था, उन्होंने मेरा बयान लिखना शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने मेरे से एप्लीकेशन प्रमोशन के बारे में पूछा, तब मुझे पता लगा कि ये इस मामले में इंक्वायरी है। जो भी वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे रिगार्डिंग किससे आपकी बातचीत है, अच्छा ये प्रमोशन की कौन सी चैट है, मैंने इनको सारा ऑन द स्पॉट मैंने खोल के दिया। मैंने कहा यार इस बंदे से भी बात है, ये मेरी ईमेल है कि तो अपना यूट्यूब चैनल का पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड उन्होंने ले लिया। मैंने कहा ये मेरा ईमेल पासवर्ड है, ठीक है। क्यों ले लिया? अब क्योंकि मैं तो आपको शुरू में बताया ना, मैं कोऑपरेटिव होना चाहता हूँ इदारे के साथ, वरना कहीं वो ये ना सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। मैंने इवन वो दोनों मोबाइल के पासवर्ड उनको दे दिए, एक मोबाइल किस पर्पस का है, दूसरा मोबाइल किस पर्पस का है, तीसरा मोबाइल मेरे पास क्यों है वो भी उनको बताया। मैंने कहा ये आप इसे चला के देखें, ये चलता नहीं है लेकिन इस पर डाटा है, आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी इसको खोल के रिकवर जैसे आपने करना कर लें। मेरा 23 दिन की रिमांड के दौरान जितनी इंक्वायरी हुई है ना, आप कह लो कि ये कोई 1-1.5 घंटे के अंदर मेरी ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है इंस्टेड ऑफ 23 डेज। मतलब इतनी जल्दी मैंने चीज़ें सब कुछ दे दी थी। सिर्फ उसका मेन पर्पस ये था कि इनके माइंड में कोई क्वेश्चन ना हो कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। अब ये बार बार जब आपको कोर्ट में पेश करते थे, हाँ जी, जज साहब आपको 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का रिमांड दे देते थे, और रिमांड बढ़ते बढ़ते वो तकरीबन महीने के करीब चला गया। तो ये बार बार रिमांड इसीलिए ले रहे थे क्योंकि बार्गेनिंग करनी थी आपसे? जहाँ तक मैंने फील किया, मुझे किसी ने अपने मुंह से तो नहीं बताया, जो मैंने एक चीज़ फील की है कि अब बातें ना वो ईगो पे आ गई हैं कि देखो हमने पता नहीं कौन सा बंदा तुम दिया, 28 दिन का पूरा उसका रिमांड लिया। वो सरफराज चौधरी साहब थे, वो तो आपके खिलाफ पूरी एक कैंपेन थी, तकरीबन 80 के करीब उन्होंने इंटरव्यूज दिए। मैंने तो ये 3 महीने बाद देखी है। मुझे नहीं पता कि क्या बात हो रही है, किस चैनल पे बात हो रही है, क्योंकि मेरे पास तो कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं थी, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। वो तो कहते थे आपको 5 वक्त का नमाजी बना दिया है, अब आप अंदर जो है अल्लाह तौबा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उस बंदे ने आपके अगेंस्ट कुछ उसने जो किया है आप अपनी जुबानी बताएं ताकि पाकिस्तानियों को भी पता चले कि क्या ज्यादती हुई है आपसे। सरफराज चौधरी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं पहले दिन रिमांड से वापस आया था। 2 दिन का रिमांड हो चुका था फर्स्ट टाइम। मेरी FIR उस टाइम कटी थी, गिरफ्तारी के पहुंचने के NCCI पहुंचने के बाद तब मेरी FIR कटी थी। उससे नेक्स्ट डे ना आप कह लो कि मैं इधर इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बैठा हुआ था, तो वो सरफराज चौधरी साहब अचानक आए रूम में, तो उन्होंने देखा सिगरेट थी उनके हाथ में, कहते है मुंडाई, तो बाकी लोग कहते कि हाँ जी, कहता है इसको ले आओ मेरे ऑफिस ना, हाथ करी उन्होंने मुझे बना दी। मैं खड़ा हुआ था, बाकी वहाँ पे और भी ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम कौन से जुए की एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा सर मैं किसी जुए की एप्लीकेशन का कंट्री हेड नहीं हूँ। अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ तो वो गालियाँ देना शुरू कर देते माँ बहन, गंदी गालियाँ देते। हाँ जी। तो वो तो इंटरव्यूज में बैठ के मेरे बच्चे अजीज के साहिबान, ऐसा लगता था कि मार्शल लगा देंगे। वो जो लोग रोस्ट करते हैं, जो मेरी सोसाइटी को गलाजत सिखाते हैं, जो गंदी गालियां सिखाते हैं, फिर उनके कोलो फेल में इसका मतलब ये तुजाद था जो वो इंटरव्यूज दे रहे थे, वो इंटायरली 180 डिग्री पर झूठ बोल रहे थे आवाम के। माँ बहन की गालियाँ ऑब्वियसली मैं यहाँ पे रिपीट तो नहीं कर सकता। फॉर वाई? फॉर नो रीज़न, जेन्युइनली नो रीज़न, जस्ट टू शो कि देखो मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ और अब आपको मेरा हुक्म मानना है, समथिंग लाइक दैट। जो आगे होता रहा वो यही था बस। एक पॉइंट पे उसने मुझे चुपेर मारी, बहुत जोर की। कुछ पूछता भी था तो मैं नहीं था बोलता, मुझे लगा कि मेरे बोलने की वजह से उससे चुपेरे मारी है। मैं मुंह नीचे करके बैठ गया, ठीक है, फिर कहता कि मुंह पर कर, ठीक है। मैं जब मुंह पर किया उसने फिर एक और चुपेर मारी। इवन आपने शायद एक पॉडकास्ट देखा होगा, मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरे एक भी ऑफिसर ने इस पे हाथ नहीं उठाया। फिर वो हलफ सही ले रहा ना कि ऑफिसर ने नहीं उठाया, उनके ऑफिसर ने नहीं उठाया, उन्होंने अपनी बात नहीं थी इसमें। मैं भी कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि मेरे टीम के किसी बंदे ने इसको नहीं मारा। जब मैंने खुद ही मारा है तो मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा। अब वो चुपेरे मारी जा रहा है, मैंने काउंट भी नहीं की उसने कितनी मारी हैं। एस्टिमेटेड मेरे ख्याल से 8-10 पहुंच गई थी। 8-10 चुपेड़े? एस्टिमेटेड इतनी थी, और से हाथ भी उसका बहुत मोटा था और बड़ा था, मुंह भी बहुत बड़ा तो उसको शायद पता नहीं, शायद अभी तक मज़ा नहीं आया मार कुटाई करके या गालियाँ दे के भी, शायद अभी उसका वो भरा नहीं। तो उसने क्या किया, उसने ना एक वीडियो कॉल लगाई। वो एक कॉल बच्चे ने उठाई थी, 6-7 साल का बच्चा था। मुझे नहीं पता कि वो उनके रिश्ते में क्या लगता है, आई डोंट नो। 6-7 साल का वो बच्चा था। उन्होंने पहले पूछा कि डकी भाई को जानते हो? बच्चा कहता हाँ। तो कहता कि तुम उनके प्रोग्राम देखते हो? कहता हाँ। तो उस अपने मोबाइल से उन्होंने बैक कैमरा ऑन किया। अब उस दौरान ना उन्होंने मेरे हाथ ऊपर करवाए हुए थे और टांगे बैंड करवाई हुई थी, ठीक है। और मेरी हल्की सी भी हाथ नीचे होती ही ना, वो फिर एक और चुपेर मारते हैं। और इन्होंने एक बंदा भी मेरे पीछे खड़ा कर दिया था चुपेरे मारने के लिए। वो एक प्राइवेट मुलाजिम था, वो अंदर ही बैठता है। तो अब क्या था कि मेरे हाथ ऊपर हैं, टांगे बैंड है। उस वीडियो कॉल पे वो बच्चे को दिखा रही है, देखो हम क्या कर रहे हैं इसके साथ। तो कहता कि आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? तो कहते नहीं। मुझे यहाँ तक भी मैंने कहा चलो ठीक है, अपना शौक पूरा कर रहा है, करने दो। अब सहते रहे, मैं सहता रहा। मैंने कहा ठीक है, ओके। बच्चे को कहता 6-7 साल उसकी उम्र थी, कहता कि इसको गालियाँ दो।
उसने माँ बहन की गाली दी, एक बच्चे ने? लफ्ज बोला उसने गलत। अब आगे से कहता और, फिर उसने फिर माँ बहन की गालियां दी, कहता और माँ बहन की गाली दी। इसे 4-5 बार से जब रिपीट कर, मुझे तब बड़ा एक अजीब सा वो हुआ कि मैंने कहा यार मैं ना बंदे को जानता हूँ, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। मैंने कहा मेरा पर्सनल दुश्मन भी शायद मेरे साथ ये ना करता। पीछे से वो बंदा जो खड़ा किया था वो मारता गया, मेरे हाथ ऊपर थे, टांगे बेंड थी। तो वो फिर कहते कि आप देखोगे इसकी वीडियोस? कहते नहीं नहीं, ये तो आगे फिर गाली दी कि ये तो ये है, तो ये तो बस ये जो बच्चे वाला जो पार्ट है ना, बस उसमें थोड़ा आप कह लो कि आंसू आ जाते हैं कभी कभी जब भी मैं अपने माइंड में लेके आता हूँ। तो अब क्या हुआ कि वो मुझे ऊपर ले गए। अब तक मेरी आंखों में आंसू थे, सिर्फ इस ये वीडियो कॉल वाले सीन के बाद मेरी आंखों में आंसू थे। उससे पहले तक मैंने कहा मैं सह रहा था बस। ऊपर लेके गए हैं, ऊपर ना मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था। उस बंदे ने ना हमारे घर की ना केटरिंग की थी। अब उसने मेरी आंखों में आंसू देखे थे तो वो अचानक ना खड़ा हो गया, कहता कि क्या हुआ है, ये क्या हुआ है? पैरों के निशान पड़े हुए थे, आंखों में आंसू थे। तो मैं अब उसको क्या कहता कि कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि यार मैं ना इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, ये ऐਵੇਂ ही मुझे मारी जा रही है, ऐਵੇਂ ही। मैंने इनको सब कुछ दिया हुआ है, मोबाइल शोबाइल सब, मैं इनको कुछ भी गलत नहीं बता रहा। अगर आपकी इधर किसी अफसर से बातचीत है किसी से भी, आप इनको रिक्वेस्ट करें कि यार बंदा कोऑपरेट कर रहा है, इसको मारे ना। इवन चलो अगर मारना भी है तो मारे कम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरे को 8-10 चुपेरे मारते गए। तो वो बड़ा परेशान हो गया, कहता कि अच्छा किसने मारा है? मैंने उसको नहीं था बताया। मैंने कहा बस ऑफिसर्स ने मारा है। तो वो कहता कि अच्छा मैं आपके लिए पिज़्ज़ा बर्गर लेके आया। मैंने कहा जी जी थैंक यू सो मच। अच्छा भाई वो पिज़्ज़ा बर्गर भी वो खा गए थे अंदर ही। कितने दिन से खाना नहीं खाया था आपने? यार मैं तो वो अंदर ही हवालात में ही, कोई अगर चाय मंगाता था आधा कप मुझे दे देता था, कभी कोई बिस्किट मंगाता था थोड़े से बिस्किट मुझे दे देता था। तो वो क्योंकि अभी मेरे घर वालों के साथ मुलाकात नहीं थी ना बिल्कुल भी। आपके मंगाए हुए बर्गर और पिज़्ज़े भी खा गए? वो अंदर ही खा गए थे, वो मैंने नहीं खाए। तो ये सब करप्शन का भी बहुत पैसा खा गए हैं। तो खैर बर्गर है। अब मुझे नहीं पता कि वो जो फूड लेके आया है जो बंदा मेरे लिए, वो आगे एक एंकर हैं जुनेद सलीम, शो करते हैं। जी जी जी। उनके कहीं वो जानने वाले थे, उन्होंने एज इट इज़ ये बात उनको बता दी। ठीक है। उन्होंने उस चीज़ का पॉडकास्ट कर दिया, एक एपिसोड कर दिया अपने उस पे चैनल पे। ज़ेरे हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया तो उनसे मिलने आए थे और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारें कम। और बड़े निडर और बेबाक सहाफ़ी हैं। इस बात पे मेरी एक और इंक्वायरी अंदर खुल गई कि जी ये बात को कि कैसे आउट कर रहा है, ये किसने बताया, ये हुआ है वो हुआ है। उसके बाद से मेरे से जो भी पूछने आता था कि आप खामोश? मैं खामोश। इवन इरशाद भट्टी साहब हैं, वो एक बार आए थे पता करने मेरा, तो मैं वहाँ पे मुझे हथकड़ी बना के लेके जा रहे थे हवालात में। बंदा आया था, वो कहता कि वो एक रिपोर्टर आया है, एंकर आया है, तो कोई आपका सगा नहीं है, आपका मसला सरफराज साहब ने हल करना है, बस जो भी वो सवाल कर रहा है उसको उल्टा जवाब दे के बस आ जाना, कोई उसको ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा आया जिसने मुझे हवालात से लेके गया, मुझे हथकड़ी बना के लेके उधर सफार चौधरी साहब के पास। उन्होंने कहा अरे नहीं बैठे बैठे हथकड़ी खोलें इसकी ये वो। अच्छा, तो क्योंकि बंदा आया हुआ था ना, एक जाहिर उसने आगे रिपोर्ट देनी है। तो आप वो ड्रामा देख के शॉक नहीं हुए कि ये मुझे इतना मारते हैं, अब ये कोई टीवी प्रेजेंटर आ गया तो उसके सामने मुनाफिकत कर रहा है? अब उन्होंने सरफराज साहब के सामने पूछा कि आप पे किसी ने तशद्दुद भी किया है? मैंने कहा नहीं। इरशाद भट्टी साहब? हाँ, मैंने कहा नहीं। तो कहता कि ऐसी खबरें सुनने को आ रही हैं। मैंने कहा कि सर आपको पता है व्यूज़ के लिए लोग करते हैं, शायद कोई टॉपिक होगा किसी ने। और सरफराज सामने बैठा, वो देखते रहे, मुझे घूरते रहे। तो कहता देखा ये तो अपना ये वो, अब तो बच्चा ये तो बड़ा अच्छा हो के बाहर निकलेगा, ये तो नमाज़ें पढ़ता है, ये तो ये करता है। वो उनके सामने उन्होंने शुरू कर दिया कि देखो हम तो बड़ा बेबी सिटिंग कर रहे हैं इसकी ना। बहुत सारे लोग आए हैं पूछने, कोई पता करने आया, कोई वैसे आया, कोई जर्नलिस्ट आया, कोई एंकर आया, कोई न्यूज़ वाला आया, कोई रिपोर्टर आया। मैंने सबको कहा नहीं बड़े अच्छे अफसरान हैं जी, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। दिल में तो आप ही गंदी गालियाँ देते हो? दिल में तो ब्रो बद्दुआएं, हम लोग नमाज पढ़ के स्पेशल बद्दुआ करवाते थे अंदर हवालात में। 15-14 लोग थे, वो एक बड़ी एक अजीब सी। आप समेत बाकी लोगों के साथ भी यही रवैया रखा? मेरे साथ वो डॉक्टर उमर आदिल भी बंद थे, वो किस चीज़ के आई विटनेस हैं। लोग
आते थे अंदर, लोगों की कमीज़ें उठा के हम लोग देखते हैं कि हाँ जी किस किस को मार पड़ी है। नीलो नीलो ही होती नीलो नीलो ही वो होती डॉक्टर है। उमर आदिल साहब ने एक पॉडकास्ट में ये बात कही भी है। उन्होंने ये जरा टी शर्ट कमर से ऊपर कर दो, आपको नजर आती उसकी बैंगन के रंग की नीलो नील कमर। उन्होंने ना इवन जब वो अंदर आए, हमने उनसे पूछा कि आप पे क्या पर्चा है ना, तो वो कहते कि मैं पता नहीं, उन्होंने शायद कोई अनाई लोगों के बारे में शायद कुछ बोल दिया बात था। की थी। मेरा ना पेट ख़राब था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने बहुत वाटरी लाइट फूड खाना है, कोई ऑयल कोई नहीं, ठीक है, बाहर का खाना कोई नहीं, बिरयानी श्रियानी। अब मैं घर इन्फॉर्म करता था रिमांड के दौरान कि मुझे ना आप ना बस सुबह शाम ना एक सैंडविच मंगा दिया करें सबवे का, ठीक है, उसमें आपने कोई सॉस नहीं डलवानी है, सिर्फ सैलड हो, चिकन कोशिश करें मसाले वाला ना हो। मैंने ज़िया के ज़िम्मे लगा दिया भाई के कि आपने सबवे मंगा दिया करने सुबह सुबह, फूड पांडा कर दो या किसी के ज़िम्मे लगा दो, ये NCCI ऑफिस गुलबर्ग आपने पहुंचा देना है। एक बार ना सुबह खाना नहीं आया, मैंने कहा पता नहीं शायद घर वाले उन्होंने शायद माजर कर ली होगी मेरे से कि बस ठीक है, बस ये बैठे अंदर, शायद आप भेज नहीं रहे। दोपहर शाम नहीं आया, मैंने वो वहाँ पे एक गार्ड था, मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार आप मुझे ज़रा कॉल करवा सकते हो एक, तो मैंने उसको कॉल की ज़िया को, भाई को, मैंने कहा यार आप सब पे सैंडविच भिजवा दो, मैं सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ। तो कहता है यार आप कैसी बातें कर रहे हो, 2 सुबह मैंने भिजवाए हैं, 2 शाम को भिजवाए हैं। फिर ये बात जब मैंने आउट की डिपार्टमेंट में, तब जाके मेरा खाना मेरे तक पहुंचना शुरू हुआ कि खाना कौन खा ये रहा मेरा था? खाना ऊपर सबवे खा जाते थे। सरफराज, मुझे नहीं पता सरफराज खाता था या कौन खाता था, लेकिन मेरे तक नहीं था पहुंचता वो। तो हवालात में क्या सीन होता था, कितने लोग होते थे, वॉशरूम कैसा मेरे होते हुए, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है NCCI का, मैं हाईएस्ट रिमांडेड बंदा हूँ, 23 डेज मेरा हुआ है, और इससे पहले किसी भी बंदे का NCCI के अंदर 23 डेज का रिमांड नहीं हुआ। आज भी अगर आज उधर NCCI उधर जाएंगे हवालात में, मेरा नाम लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है डक्की भाई वॉज हियर फॉर 23 डेज रिमांड, मैंने एज इट इज वो दीवार पे लिख के आया हूँ। हर बंदा इतने जोगे नहीं होता कि घर वाले उसके खाना देख के आए, ये वो। कितना बड़ा हवालात था? ब्रो एक बेडरूम से भी छोटा, बेडरूम जितना था, और अंदर मेरे होते हुए एक बार 27 बंदे रह के गए हैं, 27 बंदों एक तो वो कैसे एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े होंगे यार, एक बेचारे? दूसरे के ऊपर ही थे, क्योंकि रात मुझे नींद नहीं थी आती, तो मैं ना दीवार के साथ लग के ऐसे करके बैठ गया था, ऐसे। अब मैं ऐसे बैठा हूँ ना, मेरा पैर अगर ऐसे हुआ ना तो ये उसके सर पे लग जाएगा बंदे के, ठीक है, मेरा अगर हाथ ऐसे हुआ तो वो किसी बंदे के पैर पे लग जाएगा, यानी कि मैं ऐसे इसलिए बैठा हूँ ताकि बाकी 27 बंदे को 1-2 इंच की जगह मिल जाए एक्स्ट्रा। और ये पूरी रात यूं ही चलना है सिस्टम, यूं ही बैठना है। हाँ, इवन कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि बारियां लगा लेती थी हमने। और गर्मी कितनी थी? यार अल्लाह का शुक्र है उस टाइम बारिशें चल रही थी, लेकिन वो सावन भादो का महीना हाँ, था। लेकिन वो हमें चीज़ ज़्यादा वर्स लगती है क्योंकि चूहे आ जाते थे अंदर। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये नमी और ये इस तरह की और ये गंद ज़्यादा होता है, बरसात और ठीक है, ज़्यादा आपको डर्टी फील होता है, हीट नहीं पड़ती, आपको सूरज नहीं पड़ता आपके बिस्तरों पे, आपके चादरों पे, और ये वो, तो वो ज़्यादा आपको अनहाइजीनिक लगता है। तो कुछ लोग जूते लेके अंदर आते थे, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। 27 बंदे, अब उनको किन किन को हम कहेंगे कि यार ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। खाना भी अगर खा रहे हैं तो वो कौन सी एक दस्तरखान बिछता है तो वहाँ पे प्रॉपर गिलास आते हैं, 1-2 गिलास होंगे, वो 27 बंदों ने शेयर करना है, प्लेट है वहाँ पे। वॉशरूम कैसे कर रहे हैं? वॉशरूम बस बारी और वहीं पे है वॉशरूम? अंदर ही उन्होंने बना हुआ है, मतलब उसके दरवाजा नहीं लगा हुआ, लेकिन उस पर कपड़ा लटकाया हुआ है, वो भी किसी मुल्जमान ने वही लटका के। मतलब एक बंदा वॉशरूम कर रहा है और 26 जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं, देख रहे हैं, कोई पर्दा नहीं, पर्दा लगाया हुआ है, ठीक है, हाँ, लेकिन वो वहीं, क्योंकि पहले कोई रह के गया तो उसकी स्मेल भी वॉशरूम की वहीं पर है, और वहीं पर आप रह रहे हैं इस पूरे इन्वायरमेंट में। हाँ जी, तो और 23 दिन आप रहे हैं? 23 दिन? मैं 23 डेज रहा हूँ। जेल में पहली रात कैसी गुजरी, पहला दिन जब इतने क्रिमिनल लोगों को देख रहे हैं, कोई मंशियात फरोश है, किसी ने 4 कत्ल किए हुए हैं, इधर एक मम्मी डैडी बच्चा है वो एंटर हुआ है पहली दफ़ा, तो वो क्या मामला था सारा बताएंगे? कितना जेल का जो भयानक? सबसे मुश्किल पार्ट है ना, वो एंट्री का है, क्योंकि जब वो आपकी चेकिंग करते हैं घंटा लगा के, आपके बाल देखते हैं, कि कान के अंदर देखते हैं, आपकी नाक के अंदर देखते हैं, आपके मुंह के अंदर ऐसे आपके लिप्स ऊपर करके, जुबान निकाल के, जुबान ऊपर नीचे करके, इवन आपकी के अंदर देखते हैं, हाथ फील करके ना, पैंट के अंदर बार से ही जहां जहां आपकी बॉडी में सुराख है ना, वो देखते हैं, ताकि कोई जेल में कोई ऐसी इलीगल चीज ना ले आए। ठीक है, तो मतलब वो हर टाइप का, देखो हर टाइप का बंदा, जहाँ हाथ जाते हैं, जहां हाथ जाता है, हर टाइप का बंदा आता है ना। एनीवे वो चेकिंग होती है, उसके बाद फिर आपकी एक गिनती डिसाइड होती है
गिनती जेल की ही एक ज़ुबान है, गिनती खुल गई, गिनती बंद होगी। अब वहाँ पे क्योंकि जब मैं एंटर हुआ तो बहुत सारे इंचार्ज फ़ोटो भी लेनी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो बल्कि शायद एक मुझे जेल में मुझे किसी ने बताया कि आपकी जेल में एंट्री की वीडियो किसी ने डाली है। अब वो जब ये इस तरह की जब एक्टिविटीज़ हो रही होती है ना, तो वो शायद ऑफिसर्स देख लेते हैं कि कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा है या क्या है, तो वो उस हिसाब से उसकी समटाइम्स गिनती हो जाती है। अब क्या होता है कि जो मंशियात वाले लोग हैं उनकी एक अलहदा बैरक बनी हुई है। बैरक आप ऐसा समझो, वो भी जेल की ज़ुबान है, हॉल कह लो आप। इस दीवार से लेके इस दीवार तक एक बैरक होता है, वहाँ पे छोटी छोटी चक्की बनी होती है। चक्की बेसिकली सेल को कहते हैं, ये भी जेल की ज़ुबान है, ठीक है। सेल को उर्दू में चक्की कहते हैं। तो मेरी किस बैरक में गिनती होनी है ये डिसाइड हो रहा। तो वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया कि यार बड़े लोग इसको जानते हैं, ऐसे ही कोई नुकसान ना कर दे, तो इसको हिफाजती बंद करें। और हिफाजती बंद एक अलहदा सज़ा है ब्रो। वो आप अकेले आइसोलेटेड किसी से मिल नहीं सकते। मैं वहाँ पे तरला करता, मुझे खोल दो, मुझे बाहर जाने दो, मुझे वॉक करने दो। हिफाजती बंद एक अलहदा सजा है। मतलब आपका फेम ही आपको वहां पर भी लेट काम खराब कर गया। जो इंचार्ज थे वो तो आके ही कहते हैं कि नहीं आपको बहुत अच्छी वार्ड मिले। मैंने कहा यार मैंने नहीं चाहिए, मैंने बाहर कर दो। जो सेल होता है ना, आप कह लो कि कुछ 6 बड़ी टाइल्स नहीं है, उस साइज का सेल होता है एक। वॉशरूम उधर कवर्ड नहीं होता है, वॉशरूम के आगे एक छोटी सी दीवार लगी होती है, यानी कि अगर आप खड़े हुए हो तो आप नंगे हो, बाहर से जो भी आपको देखेगा आपको नंगा देखेगा पूरी तरह। अगर आप बैठे हुए हो, वॉशरूम करने के लिए बैठे हो, वो नीचे वाला वॉशरूम लगा होता है। अगर आप बैठे हुए हो तो फिर आप चेस्ट से ऊपर नंगे हो, नीचे कवर्ड हो, इतनी दीवार होती है बस उसके आगे। एक इंचार्ज गुजरा, 15-20 मिनट के बाद गुजरा, मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा सर बात सुनना। तो कहता हाँ जी। मैंने कहा यार वो सामने बॉटल पड़ी है खाली, वो मुझे पकड़ा दें। उसने पकड़ा दी, कैप ही लगा हुआ था उस पर। बॉटल मैंने पकड़ी, वॉशरूम की टूटी से पानी भरा, कैप बंद किया। शदीद गर्मी थी। अब ये वक्त आ गया, बारिश भी ख़त्म हो गई है, कूलर के बगैर आप नहीं रह सकते। शुक्र है मान टाइम बारिशें थी तो थोड़ा बंदे का गुजारा हो रहता था। ये बारिशें ख़त्म हो गई हैं, शदीद पसीना, मतलब दिल ही नहीं करता। पंखा तो था लेकिन उसकी हाइट बहुत ऊंची थी, वो उन्होंने इसलिए की हुई थी ताकि कोई सुसाइड ना कर ले। मैंने अपनी कमीज़ उतार के ना मैंने अंदर बॉटल डाली, उसको लपेटा, सर के नीचे रख के सो गया। मैं 2 दिन ऐसे ही सोया। हाँ, आप घर से मंगा सकते हो चादरें, लेकिन अब मेरे घर वाले आए थे कुछ थर्ड डे 2 दिन आपने ऐसे गुजारे, ठीक। तीसरे दिन मेरे घर वाले आए। तो घर वालों के साथ भी मुलाकात ना इस तरह से होती है, हफ्ते में 1 बार मुलाकात होती है जेल के अंदर। ये SOP है। मूवीज़ में नहीं आपने देखा, दरमियान में शीशा लगा होता है, एक तरफ एक बंदा बैठा होता है, दूसरी तरफ दूसरा बंदा बैठा होता है, और आपके आगे एक लैंडलाइन होता है और आप लैंडलाइन के थ्रू बात करते हो। शायद आपने किसी मूवी में देखा हो। तो ये सारा दिन कैसा गुजरता था वहाँ, और रात कैसे गुजरती थी? रात बहुत मुश्किल थी, और मेरे लिए सबसे मुश्किल रात गुजारनी इसलिए थी क्योंकि मैं पिछले 10 साल से अंधेरे में नहीं सोया। मैं इस तरह का बंदा ही नहीं, मैं नाइट आउल हूँ बेसिकली। मुझे तकरीबन अंधेरे वाली रूटीन करते करते मुझे ना 6 हफ्ते लग गए। रात को मैं वक्त गुजार लेता था अखबार पढ़ के, जिंदगी मैंने अखबार नहीं पढ़ा। तो आपसे रिलेटेड खबरें भी कभी मिलती थी? आती ही। तो कौन सी पढ़ी और जिसमें आपको लगा होगा यार है कि ये सबसे ज़्यादा एक खबर थी जिसको पढ़ के मैं जिंदगी में उतना टेंशन में नहीं गया। मैं इवन गिरफ्तारी के दौरान इतना टेंशन में नहीं गया जो मैं वो खबर देख के टेंशन में चला गया। हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं जस्टिस फरूक हैदर साहब, उन्होंने उनके पास जब मेरी बेल लगी तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका केस सुनना ही नहीं। माजरत कर ली थी। आपने जुआ खेला था? कितना जुआ खेला ये सरफराज साहब? मैंने जिंदगी में बहुत जुआ खेला है, और आपको $10,000 या $20,000 एक शाउट आउट का लेते थे। नहीं, इवन उस बंदे को शाउट आउट का भी नहीं पता। वो एक एंकर ने पूछा कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स शाउट आउट होते हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं, तो वो उन्होंने जो जवाब दिया, मैं चाहता हूँ ये पूरा पाकिस्तान भी सुन ले। वो जुआरियों से पैसा ले रहा था शाउट आउट देने का, प्रमोट करने का। वो $10,000 से लेकर $20,000 तक पर प्रोग्राम। शाउट आउट को थोड़ा एक्सप्लेन करें। जब आप गाली देते हैं, किसी की मॉडेस्टी पे क्वेश्चन उठाते हैं, आप ये करते हैं, तो उसके लिए हमारे दफात हैं। तो यार वो कह रहा था कि ये इन्फ्लुएंसर्स शाउट आउट जो होते हैं ना, वो ये होते हैं कि आप किसी की मॉडेस्टी को, किसी को गालियां देते हैं या ये करते हैं। मतलब ये किन लोगों को यार साइबर क्राइम दे दिया? पहले खैर आप बताएं, आपने कितना जुआ खेला? शायद चौधरी सरफराज साहब को ये भी नहीं पता कि मेरे पे एग्जैक्टली पर्चा है क्या और मैं करता क्या, मेरी वीडियो क्या है, उनको ये भी नहीं पता। उनकी बातों से लगा। अब वो ये कहते हैं कि जुआ खेलता है, ये जुआरियों का ग्रुप है, ये जुआरियों के साथ कनेक्शन है। मैंने कहा यार जस्ट से कि एक एप्लीकेशन है, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है,
उसका जिक्र इन्होंने किया है, कहानी खत्म। आपने जुआ खेला? नहीं। तो वो फिर आप पर इल्जाम ये क्यों लगाते रहे? ये तो कोर्ट ऑफ लॉ ने जो है डिसाइड करना है ना कि आप मुलजिम हैं, मुजरिम हैं, आपने कुछ किया या नहीं किया। मैं भी अपना चलान भी स्टडी कर रहा था, तो उसके अंदर ये जो अभी आपने 10,000 20,000 ये भी उनको दिल किया उन्होंने, बस ये वैल्यूज बोल दी, 10,000 20,000 डॉलर। आप लेते थे एक शॉर्ट आउट का? नहीं, मुझे पता है कि मैं कितना लेता था, लेकिन वो ये वैल्यू नहीं थी, वो इससे बहुत कम थी। तो वो ये क्यों कहते रहे कि एक शॉर्ट आउट का 10,000 डॉलर भी, हम भी काम करते हैं, उसकी वजह 20,000 डॉलर। आपको उसकी वजह बताऊं, 3,26,000 की आपने शायद स्टोरी सुनी हो। अब वो 3,26,000 डॉलर्स निकाल लिए थे, वो 3,26,000 को वो पूरा करना चाह रहे थे। 3,20,25,000 USDT जो कि इसके डिजिटल वॉलेट में इन्हीं जुआरियों ने इनको पैसे लगवाए हुए थे, जो इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अगेंस्ट 10,000 डॉलर 15,000 20,000 डॉलर दिए जाते थे। ये पाकिस्तानी रुपीस में कितने करोड़ बनते हैं जो आपके अकाउंट से 3,26,000 डॉलर निकाले? 9 करोड़ 10 लाख। मुझे ये बताएं कि रिश्वत कितनी ली गई और डिमांड कैसे करते थे और किस तरीके से इनको पेश की गई? सबसे पहले जब ये चुपेरे गालियां वालियां ये देते इसलिए थे ताकि जो है हम लोग इनके पैर पढ़ लें और इनको कहें कि जी हमें बताएं अब क्या करना है, आप जैसा कहेंगे वैसे हो जाएगा। ये लोग ना एजेंसियों के नाम लेते हैं, कहते हैं कि ISI वाला मैटर है आपका MI का मैटर है आपके। मतलब ये ISI और MI का नाम क्यों ले रहे थे? ये मुझे डराने के लिए कि मैं जो हूँ ऐसा सोचूं कि बस अब मेरा निकलना मुश्किल है। मतलब ये आपको ISI या MI के कहने पे उठाया है? हाँ, और ये लोगों को भी ये इस चीज़ के जिम्मे लगाते हैं। मुझे अंदर की कोई प्राइवेट मुलाजिम, यार तुम्हें तो शायद पता ही नहीं है तुम्हारा मसला क्या है, अभी तो बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारा वो मैटर देख रहे हैं और तुम्हारा जो है ना पता नहीं कहाँ कहाँ मैटर जो है वो गया हुआ है। MI या ISI से ये नाम लेते थे कि उधर से इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको पकड़ना है, उठाना है, डराना है या जो भी करना है। बस ये मुझे ISI MI ये कहते हैं, किसी ऑफिसर का नाम कौन कौन से? ये सारे अफसरान जितने भी NCCI के थे? प्राइवेट मुलाजिम सबसे ज़्यादा इनका रोल था, ठीक है, जो इन्हीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने फ्रंट मैन रखे हुए थे पैसे पूसे बटोरने के लिए। एक बंदा था, अपना नाम आसिम बताता था, लेकिन असल में बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसका पता लगा कि असल नाम उसका सलमान अजीज़ है। अब वो क्या करता था कि अक्सर मेरे पास आके, यार तुझे अपना मैटर हल करने का शौक़ नहीं है शायद? मैंने कहा समझ नहीं आई। तो कहता कि यार तेरे IO के हाथ में गेम है, IO ने जो लिख देना तेरे साथ वही होना है, किसी और ने नहीं करना। वो आपको बात डालता था माइंड में? वो बात डालता तो कहता कि आप अगर IO के साथ ताउन करोगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहता लगता है तुझे अपना सारा पैसा जो है ना वो कब्र में लेके जाना है, पैसा फिर बना लोगे, अभी भी तो बनाया फिर बना लेना। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहता कि 7-8 के अंदर तेरा मसला हल है। मैंने कहा अच्छा 7-8 लाख? उसने कहा कि तू लाखों में ही नहीं। तो मैंने कहा क्या मतलब करोड़? कहता हाँ, मेरे रिसेंटली कई खर्चे आगे खर्चे 100 चीज़ें मैंने फैमिली संभालनी है, मैंने हर चीज़ मेरे माइंड में कैलकुलेट करनी शुरू कर दी। मैंने कहा बस नहीं है। अच्छा बाय द वे मेरा बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर चुके थे, और सिर्फ मेरा नहीं, मेरी अम्मा का, मेरे अब्बा का, जिनका रोल भी कोई नहीं है, मेरे भाई का, मेरी वाइफ का, मेरे छोटे भाई का, मेरे ग्रैंडफादर का अकाउंट ब्लॉक है। सोचो। अब ये बात उनको मैंने माइंड में डाली भी। मैंने कहा यार आपने मेरे USDT ले लिए सारे, आपने मेरी फैमिली में से एक बंदे का बैंक अकाउंट नहीं छोड़ा, मैं आपको 7-8 करोड़ रुपया कैसे दे दूं? और डिमांड 7-8 करोड़ ही है? शुरू यहाँ से हुआ था। अच्छा ये स्टार्ट है? ये स्टार्ट हुआ 7-8 करोड़ से शुरू हुआ था। जो है ऑब्वियसली इनके माइंड में आया होगा कि बंदा अगर हाथ से निकल गया, चलो 30 दिन का रिमांड ले सकते हैं ना ये, ठीक है, 30 दिन के बाद किधर मुझे पकड़ेंगे। अच्छा देखिए, इस दौरान मेरी आपकी वालदा से और आपकी अहलिया से बात हुई फ़ोन पे, तो मुझे उन्होंने ये बात बताई कि वो हमसे पैसों की डिमांड तो करते हैं, लेकिन ना वो बड़े दबे लफ्ज़ों में करते हैं और हमें कहते हैं मोबाइल अपना छोड़ के आओ, मोबाइल बाहर रख कर आओ। ये मेरी आपकी वालदा से भी बात हुई और आपकी अहलिया से भी बात हुई। तो फिर ये किस तरीके से डील डन हुई, कितने पैसे दिए गए, कितने मंगवाए गए? अब जब इनको ये पता लग गया है ना कि मैं बड़ा ढीठू, मैं तो 1 टका नहीं निकाल रहा, इन्होंने ना क्या किया, इन्होंने ना मेरी फैमिली को बुला के ना उनको थ्रेट्स देना शुरू कर दिए। अम्मा आती ही, अरूब आती ही, ज़िया आता, उनके सामने ना इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर देनी कि जी हम जज भी हम हैं, वकील भी हम हैं, ठीक है। फिर वो व्हाट्सएप पे जज की लिस्ट दिखाते हैं कि ये देखें हमारी इस जज से ताल्लुकात है, इस जज से ताल्लुकात है। फिर वो कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोक देनी है। मेरे घर वालों के सामने कहते हैं कि तेरी हाई कोर्ट तक बेल मैंने रोकनी है। ये सरफराज चौधरी साहब दिखा रहे थे जजेस की लिस्ट, ठीक है। अब वो जजेस की लिस्ट जब दिखा रहे हैं ना,
उस दौरान जो है ना मेरी वाइफ प्री अरेस्ट बेल करवा चुकी थी, क्योंकि एक दिन पहले उनकी तफ्तीश हुई थी सारी, तो उन्होंने लॉयर से डिस्कस किया होगा, उन्होंने कहा था प्री अरेस्ट बेल करवा लें। वो जजेस के लिस्ट दिखा रहा है तो कहता कि जितोई साहब आपने प्री अरेस्ट बेल करवा ली है? तो कहती जी। तो कहता आप करवाएं, जितनी मर्जी बेलें करवाएं, 5 रुपये का एक नया सफ़ा आता है, उस पर एक नई FIR दर्ज होगी और हमने आपको उस पर पकड़ लेना है। फिर वो ये कहता है कि जब आप उस FIR में अंदर होंगी तो फिर पुरानी FIR की आपकी प्री अरेस्ट बेल खारिज हो जाएगी, तो मतलब आप पे 2 FIR होंगी, आप किधर जाएंगी? ये सरफराज चौधरी ने एज इट इज मेरी माँ के सामने, आईओ भी बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था, मेरी वाइफ भी बैठी हुई थी, घर वाले थे वो मुझे देख रहे कि यार हमें तो साथ ने कहा था कि मेरे से मिलने आ जाए। उनको लगा कि पता नहीं शायद अंदर ये, मैंने कहा यार मुझे बहाने से बुलाते हैं कि जी फैमिली से मुलाकात करवा देते हैं, ये है, फिर वो फैमिली को बुला के इस तरह की बातें जान के करते हैं। तो नहीं डगी भाई, ये फिर किस तरीके से ये रिश्वत वाली बात जो है ये एक फाइनल पॉइंट पर आई? क्योंकि ये लोग मेरी वाइफ को थ्रेट कर चुके थे कि हम आप पे नया पर्चा देके पकड़ लेंगे। जब मेरी पेशी होती थी ना, तो मेरे घर वाले जब कोर्ट में मिलने आते थे वो कहते हैं यार साथ दो यार, जो भी कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? मैंने कहा इन्होंने 1 करोड़ रुपया सिर्फ तुम्हारे हिस्से का मांगा है, मेरी तो बात ही नहीं कर रही। अरूब को निकालने का? हाँ जी, ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये आईओ ने मुझे बताया। मेरे दोस्त ने कहीं आगे उनसे आईओ से वापस बात की तो कहता है कि मैं 60 लाख से ऊपर नीचे नहीं लूंगा। ये आईओ कौन था? शुएब रियाज। मेरे दोस्त ने आके बताई, मैंने कहा मेरे पास 60 लाख भी नहीं है। जो मेरे पाकिस्तान में जो मामू होते हैं उन्होंने जो उनको मेरी मामा ने कंसल्ट किया कि यार ये इस तरह से है तो हमें हेल्प चाहिए, तो उन्होंने जो है ये एक बैंक से पैसे निकलवा के 60 लाख रुपीस वो मेरी फैमिली के हैंड ओवर दिए। तो फिर उसके बाद जाके वो फिर मेरे भाई ने जो है उनको दे दिए थे। 60 लाख रुपए आपका भाई ये NCCIA के अफसरान को देख रहा है? हाँ जी। उससे 1-2 दिन के बाद जो मेरी फैमिली मेरे से मिलने आती है, जो सरफराज चौधरी साहब है उनका रवैया आप ऐसा समझें कि काश कोई रिकॉर्डिंग इस तरह की होती कि पहले उनका क्या रवैया था और अब उनका क्या रवैया है, बिल्कुल एक अलग ही शक्ल। कोई ब्लैकमेलिंग, अच्छा कोई ब्लैकमेलिंग कोई चुपेड़े नहीं, कोई थ्रेटनिंग नहीं, कोई इस तरह की धमकियां नहीं। जी अरूब जितोई साहिबा आपकी क्लीन चिट है, आप मेरी बहन है, मेरी बेटी है, आपको मैं क्लीन चिट देता हूँ, ठीक है। वहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि इसको पैसे पहुँच गए। 60 लाख रुपए में सिर्फ अब आपकी अहलिया भाई? हाँ जी, राइट, ठीक है। अब आपका मुद्दा 23 दिन का रिमांड हुआ है ना, 23 दिन के रिमांड के बाद भी कहते कि हम इसको जुडिशल करने का 50 लाख मांगा, 30 लाख पे आ गए थे। मतलब जेल भिजवाने का भी 30 लाख? जेल भिजवाने के भी मेरे से 30 लाख रुपए वो डिमांड कर रहे हैं। मैंने एज इट इज अपने दोस्त को मना कर दिया, बिल्कुल बुलशिट बातें कर रही है, ठीक है, कि जुडिशल होने का। फिर तो ये कहेंगे कि जी हम आपको फायर ना मारने के इतने पैसे लेंगे, तो इस तरह की बातों पे आ जाएंगे। मेरे घर वालों ने कि और कोई काम खराब ना हो, उन्होंने वो 30 लाख उनको दे दिए, उनको पहुंचा दिया ऑफिसर्स को, ठीक है। ये टोटल 90 लाख हो गए। टोटल 90 लाख रुपया ये एज इट इज जो है ये NCCI के ऑफिसर्स को गई है। वो दोस्त जब मेरा मिलने आया मेरे से, तो वो कहता कि अभी वो ये कह रहे हैं, मैंने कहा आगे उन्होंने क्या बात की है? कहते वो बेल की आपकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम इसकी बेल करवाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि हमने 4 पर्चे रेडी किए हुए हैं, हम वो 4 पर्चे ना दें, उसकी आप मुझे करोड़ों में बताए उसने, ठीक है, कि हम वो 4 पर्चे एक्स्ट्रा ना दें। मैंने दोस्त को कहा, मैंने कहा जा, मतलब ये करोड़ों रुपए दें वरना वो 4 भी हो जाएंगे। मैंने कहा जा उनको कह दे दें पर्चे, ठीक है, बिल्कुल उनको ब्लॉक कर दो। ये भी बताएं आप निकले कैसे भाई, बाहर कैसे आए? मैं क्या उम्मीद की किरण थी जो नजर आई आपको? मैं जब रिमांड में था ना, एक बंदा आया, उसने मुझे देखा, उसने मुझे कहा कि यार डगी तेरे पे क्या केस है, तू किस चक्कर में पड़ गया? मैंने कहा कि मेरे पे ना ये FIR है। कहता अच्छा, तो कितना रिमांड? मैंने कहा कोई 10-15 दिन का रिमांड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कहता अच्छा, तो इन्होंने कोई तेरे से कोई पैसों की भी बात की है? मेरे लिए तो अननोन है ना, मैं नहीं जानता, ठीक है। वो हो सकता है इधर FIA का भी कोई बंदा हो, ठीक है, हमें कोई नवा ड्रामा ना खुल जाए। मैंने इसको कहा नहीं ऐसा कुछ। तो कहता अच्छा, इस तरह शक्को शुबा वाली लुक दे के ना चला गया। आउट ऑफ नोवेयर वो बंदा फिर से आया, लेकिन वो इस बार मेरे से मिलने आया था, वो अपने काम से नहीं था, स्पेशली आया, वो मेरे से मिलने आया था। ये कितने दिन बाद आया? यार मुझे एग्जैक्ट दिन तो नहीं याद, लेकिन आप कह लो कि जब वो फर्स्ट टाइम जब मेरे से मिलने आया था, तब उस दौरान किसी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं थी हुई, इन्होंने सिर्फ पैसों की बात की हुई थी, इशारे किए हुए थे सारे, ठीक है। लेकिन मैंने उसको कहा था कि नहीं, उन्होंने इशारे भी नहीं किए, ठीक है। अब जब दूसरी टाइम मेरे से मिलने आया, तब ट्रांजैक्शन 60 लाख वाली हो चुकी थी। कहता कि आप कहाँ तक पहुँचा तेरा मैटर ना? तो मैंने कहा कि मेरा बस ये चल रहा है, मैं इन्वेस्टिगेशन तो इनको पूरी दे दिया, मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों नहीं जुडिशल कर रहे, रिमांड कर रहे हैं, दिस। कहते कि तो उन्होंने कोई तेरे से कोई पैसों की है बात? मैंने कहा नहीं। फिर झूठ बोला? हाँ, मैंने झूठ बोला। मैंने कहा कि यार मैं तो नहीं जानता, मेरे लिए तो एक अननोन है, अननोन। उसने कोई तारुफ भी नहीं करवाया? नहीं। आपने भी नहीं पूछा कि भाई तुम कौन हो? नहीं,
अच्छा। उसने कोई तारुफ नहीं करवाया। मेरे माइंड में तो सोच ही आ रही ना कि NCCIA का ही किसी ऑफिसर का ट्राउट है, ठीक है, तो उन्हीं का कोई फ्रंटमैन होगा, हो सकता है मेरे से पूछने आया हो कि मैं किसको बात शेयर तो नहीं करता है, ऐसा कुछ। जब मुझे जज साहब ने जुडिशल कर दिया, जुडिशल होने के बाद ना ये आपको दफ्तर एक बार फिर से लेके आते हैं, आपके कागज़ रेडी होने होते हैं, ठीक है। उस दौरान ही वॉज देयर अगैन, वो सेम बंदा, लेकिन उसने मेरे से ये नहीं पूछा कि तेरे से कोई पैसे तो नहीं ले रहा। उसने डायरेक्ट मेरे से पूछा तेरे से किसने पैसे लिए हैं। तो उसको कैसे पता चला? आपने भी नहीं बताया? डोंट नो आइडिया। अच्छा, कभी नहीं पूछा। फिर उसने कहा कि किसको तूने पैसे लिए हैं, कोई आगे पीछे अल्फाज, कोई क्वेश्चन इसके अलावा नहीं। तो व्हाट वाज योर रिप्लाई? मैं एक पॉइंट पे मैं शॉक पे चला गया। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। तो मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा कि जी वो आई और उसकी टीम ने लिए, शेब रियाज और उसकी टीम ने कितने पैसे दिए हैं। अच्छा। मैंने कहा कि 60 लाख दे दिया है, कुछ जुडिशल होने का पैसे मांग रहे हैं, आगे मेरे पे और भी मांग रहे हैं इस तरह करके। तो कहता मुझे डिटेल दे, किसने दिए हैं पैसे, कहाँ से। मैंने कैश दिया है, ट्रांजैक्शन दिया है। मैंने कहा यार मैं क्योंकि मौजूद मैं हवालात में हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, तो लेकिन हाँ मेरी फैमिली ने पहुँचाए हैं, मेरे भाई ने पहुँचाए हैं। तो अब उन्होंने कहा कि चल ठीक है तू जेल जा, लेकिन ना अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर कि तेरा एक दोस्त मिलने आएगा, उनसे उनकी बात सुन ले। मेरे और ये मेरे घर वालों के अलावा किसी थर्ड पर्सन को इस बात का नहीं था पता। मुझे नहीं पता कि हाउ ही वाज श्योर, हाउ ही वाज 110% श्योर कि दिस हैपेंड। जब तीसरे दिन मेरी फैमिली मुलाकात करने आई थी ना, जब मैंने आपको बताया कि जब मैं 2 दिन तो वो बोतल नीचे रख के सोया, तीसरे दिन मेरी फैमिली मुलाकात करने आई थी जब शीशा लगा था दरमियान। उस दौरान ना जब ज़िया मेरे भाई ने जब कॉल की, कहता यार वो आपका दोस्त आया था, कहता यार वो तो कह रहा था कि मुझे सारी डिटेल दें कि आपने किस तरह कहाँ को किसको पैसे पहुँचाए हैं, ये वो, तो उसको क्यों आपने बताया। मैंने कहा यार मैंने ना नहीं बताया उसको। तो कहता कि यार अब वो कागज़ ये वो लेके आया था रजिस्टर, उसने सारा हमसे पूछा तो मैंने उसको बता दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है। 10 दिन के बाद मैं जेल में बैठा था, तो मुझे फिर से एक इंचार्ज आया, एक चिट लेके, कहता डकी सादो रहमान कौन है। मैंने कहा जी मैं। कहता आपकी मुलाकात आई है। तो मुझे लगा मेरी फैमिली आई है, तो लेकिन जब मैं मुलाकात करने गया तो वो वही बंदा था जो मुझे NCCI में मिला। अब ये चौथी दफा आपको जेल में मिलने आया? जेल में एक बार मिलने आया। कुछ आने वाले टाइम में ना आपको कुछ खबरें सुनने को मिलेंगी। आपने पैनिक नहीं होना, किसी से अंदर आपने बात नहीं करनी, अपनी फैमिली को भी कह दे कि पैनिक ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि अब यहाँ पर डकी भाई जो है स्टॉप लगा दें। ये मेरे वीलॉग की एक क्लिप देख लीजिए। डकी भाई जेल से बहुत जल्दी रिहा होने वाले हैं। मेरी इस खबर को तमाम लोग नोट कर रहे हैं। NCCI के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अफसरान जो हैं वो खुफिया इदारों के रडार पर आ चुके हैं और उनके बहुत जल्द इस्तीफे आने वाले हैं। ये खबर जिस दिन मेरी सच्ची होगी तो आज का आप टाइम और आज की जो डेट है उसको आप नोट कर रहे हैं। जब इस मामले पर खुफिया इदारों के सरबराहों को इल्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक बैठक की जिसमें उन्होंने ये फैसला किया अंडर द ग्रेट सुपरविजन ऑफ फील्ड मार्शल, हमने अगर रियासत पाकिस्तान को एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हार्ड स्टेट बनाना है तो इसमें वो तमाम लोग जो करप्शन करते हैं उनको उससे पाक करना होगा। तो अब ये फैसला किया गया है कि NCCIA से इस नेक काम का आगाज किया जाएगा। और मेरी खबर को आप दोबारा ये सुन लीजिए कि NCCI के बड़े बड़े अफसर जो हैं उनके इस्तीफे बहुत जल्द आने को हैं और इनके खिलाफ खुफिया और तगड़ी रिपोर्ट्स जो हैं वो खुफिया इदारों ने बना ली हैं। तो ये क्लिप आपने सुन लिया है, ये रियासत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के वो अहलकार थे जिन्होंने बड़ी खामोशी के साथ ये ऑपरेशन किया। और वो शख्स जो बार बार इनके पास आ रहा था वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का अहलकार था जिसको हाई ऑफिशियल्स ने भेजा था और उसने इन तमाम लोगों की करप्शन को जिस तरीके से एक्सपोज किया और विद एविडेंस विद इंफॉर्मेशन जिस तरीके से डकी से बात की, डकी की फैमिली से बात की और उसके बाद आपने पूरे पाकिस्तान में देखा कि ये MI के DG फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और ये तमाम लोगों ने जब करप्शन के नासूर को ख़त्म करने के लिए ख़ास तौर पर सरकारी अफसरान जो दीमक की तरह रियासत पाकिस्तान को खोखला कर चुके थे और जब ये पैसे लेते थे विक्टिम से तो उनको ये कहते थे कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस को जा रहे हैं।
ये ISI को जा रहे हैं, ये खुफिया इदारों को जा रहे हैं। तो ये उस ऑपरेशन का एक, मैं ये समझता हूँ, एक मुजाहिद था, एक उम्मीद की किरण थी, एक रोशनी की किरण थी। जब डकी को हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था तो वो शख्स आया। तो मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह की एक मदद होती है। जब ये सारा मैटर हुआ, मेरी जब बेल हुई, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने उनको थैंक यू करने गया, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा कि सर मुझे लोगों को बताने दें कि आपने कितनी एफर्ट की है मेरी फैमिली के लिए। आपने देखा कि मेरी माँ मुश्किल में है, मेरा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरे अब्बा जी हैं, ठीक है, वो इतनी टेंशन में है, तो मुझे लोगों को बताने दें। तो इवन व्हाट ही सेड वाज कि हमें आपकी कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, वी आर हियर टू सर्व द कंट्री, ठीक है, और आपकी फैमिली हमारी फैमिली है, आपकी माँ मेरी माँ है, सही है। एंड तो ये अब करप्शन से पाकिस्तान करने के लिए खुफिया एजेंसियां जो हैं वो खुद जब फ्रंट फुट पर आई तो पूरी कौम आप देखें उनके पीछे खड़ी हो गई, और आज तक वो इनके जुए को, इनकी तशहीर को, इनकी ट्रांजैक्शंस को कहीं पर भी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं कर सके। तो रियासत पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से खुफिया एजेंसियां ये काम कर रही हैं, और उनका अब ये मिशन है कि जो सरकारी अफसर MI, ISI या किसी भी किस्म की एजेंसी को बदनाम करेगा, तमाम सरकारी अफसरान का डेटा इकट्ठा कर लिया गया है जो इन एजेंसियों के नाम पर लोगों को लूटते हैं। फिर लोग भी डर जाते हैं कि यार पीछे MI है, पीछे ISI है, तो अदालतों पे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा, तो लोग कहीं ना कहीं बात ही नहीं करते और वहीं पर पैसे देके डील करके बात को ख़त्म कर देते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं कि मैं ना, जब ये पूरा ये जो 23 दिन रिमांड और ये 3 महीना जितना भी मैंने जेल टाइम गुजारा, मैं इस दौरान ना बिल्कुल इवन ये इदारों से बिल्कुल होप खो बैठा, मायूस, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस जो है वो परा पहला, और वो बिल्कुल मेरा पॉजिटिव नहीं था। लेकिन जब FI एंटी करप्शन की टीम ने मेरी फैमिली के सारे बयान लेके जब ये पर्चा लॉन्च किया ना, ये सारे ऑफिसर्स जो मेरी फैमिली के साथ गलत कर रहे थे वो सारे गिरफ्तार हुए, तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार इदारा बुरा नहीं होता, ठीक है, सिर्फ इदारे में जो कुछ लोग हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं। और अब ये भी अच्छा है, जिस तरह आपने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का गोल है कि उन्होंने जो है ये इदारे में से जो जितना गंद है वो किस तरह से उन्होंने फिल्टर आउट करना है। इसी के साथ साथ ना, मैं इस पॉडकास्ट का बिल्कुल ये मतलब नहीं लोगों को देना चाह रहा कि मैं यहाँ पे जो मेरे पे जो FIR हुई है मैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन देने आया हूँ। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी बोला है कि मैं जो कंटेंट मैं बनाता रहा हूँ ना, मेरी पहली इंटेंशन सिर्फ यही थी कि मैं लोगों को एंटरटेन कर लूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरी किसी वीडियो से कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ की दिल से माफ़ी मांगता हूँ पूरे कौम से। और बिल्कुल मेरी इंटेंशन इस पॉडकास्ट का बिल्कुल मतलब ये नहीं है, मैं बिल्कुल इदारे के साथ कोऑपरेट करके, कोर्ट के साथ कोऑपरेट करके मैं अपना फेयर ट्रायल मैं लड़ूंगा। मुझे जज साहब जो कहेंगे मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। और डकी को मैं ये भी बताता चलूँ कि डकी भाई, आपकी बाहर आने की खबर जो हमने दी थी वो भी हमारे ज़राए से हमें पता चल गई थी कि खुफिया इदारों ने एक बड़ी ज़बरदस्त उस पर मीटिंग कर ली है। और अगेन इस पे मैं फील्ड मार्शल साहब को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, MI के जो DG हैं उनको, ISI के जो DG हैं उनको, और जितने भी वो खुफिया मुजाहिद हैं जो कभी भी सामने नहीं आते, लेकिन हम उनकी वजह से अपने घरों में सुख की नींद सोते हैं, हमारे बच्चे सुख की नींद सोते हैं। लेकिन बहुत आसान होता है कि हम एक वो बॉर्डर पर खड़ा हुआ 35 kg की गन पकड़ के जो खड़ा है, हम उसको बुरा भला कह देते हैं या उसके बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कह देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसने अपनी जानी कुर्बानी, अपनी माली कुर्बानी, अपनी फैमिली से दूर है, और वो उन जगहों पर है जो जेल से भी 100 टाइम्स ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो वहाँ पर खड़ा है जहाँ से कोई गीदड़ आ सकता है, कोई सूर आ सकता है, कोई चीता आ सकता है जो उसको दबोच सकता है, लेकिन वो मारखोर की सूरत में खड़ा है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान फल फूल रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।